सो हे गाइस, दिस इज उसाशी और तुम्हारा उसोगी सीजन 2 एपिसोड 11 में स्वागत है। और मुझे पता है वीडियो थोड़ी छोटी है, लेकिन आई गेस वीडियो इस बार थोड़ी सी टाइम पे आई होगी, सो यहाँ मैनेज कर लो। खैर, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं टावर ऑफ करमार्क और ये वीडियो इस आर्क का थर्ड पार्ट होने वाला है। इस बार भी हम वीडियो में 6 चैप्टर कवर करेंगे। और शुरू करने से पहले अगर आपने इसके पीछे के पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस पार्ट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से जाके देख लीजिए। और अब शुरू करते हैं चैप्टर 217 टू चैप्टर 222। ओके, तो चैप्टर की शुरुआत में हाल सासाओका से कहता है कि अगर हम चाहें तो हम सैट को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें एसीआई का भी काफी नुकसान हो जाएगा। देखो, हम दोनों ही चाहते हैं कि हमारे लोग नहीं मरे, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम लोग सैट के ऊपर किसी भी तरह का वेपन इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए सीन शिफ्ट होता है और हम सैट वर्सेस एसीआई पर आते हैं। हम देखते हैं एसीआई उस वेपन का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, वही वेपन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाल सकता है। इतने में कार्ल आगे उसे कहता है कि इन कैमरास को बैटल फील्ड की तरफ मोड़ दो ताकि लोग इस बैटल को और अच्छे से देख पाएं। उसके बाद हम मिज़ुए को देखते हैं जो कहती है, देखो सैट वालों, हम लोग की कोई आपसी दुश्मनी तो है नहीं, ना ही तो हम लोग अपने कम्युनिटीज को खोना चाहते हैं, तो क्यों ना इस मैटर को सॉल्व करने के लिए हम लोग अपना अपना एक आदमी चुन लें और फिर इनका बैटल करवा दें। जिस भी साइड का आदमी जीतेगा उस साइड के मेंबर्स टावर के अंदर जा सकते हैं। तो तुम लोग का इस पे क्या कहना है? देखो, ये बैटल्स एक से ज्यादा बार हो सकती है, लेकिन तुम टावर के अंदर कितने लोगों को भेजना चाहते हो ये तुम्हें लड़ाई शुरू होने से पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। तुम लोगों में से कोई तो होगा जिससे अपने ताकत पर भरोसा होगा। ये काफी अच्छा आइडिया है, क्यों है ना? अगर तुम जीते तो तुम उतने लोगों को टावर के अंदर भेज सकते हो जितना तुमने डिसाइड किया था, लेकिन जितनी बार भी तुम लोग हारोगे उतनी बार तुम्हें अपने किए गए हरकतें रिवील करनी होंगी। तुम्हें अपने डार्क सीक्रेट्स बताने होंगे जो तुमने किए हैं। इसके बाद हम तोया को देखते हैं जो कुछ सोच रहा था, और वो क्या सोच रहा है वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन जो वो सोच रहा है वो समझने के लिए तुम्हें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। तोया बताता है कि हाल का प्लान क्या है। वो चाहता है सैट अपने काम को अंजाम नहीं दे और पुलिस भी सिग्नल हाईजैकिंग को नहीं रोक पाए, ताकि जल्दीबाजी में आके वो लोग जेएसडीएफ को डिस्पैच कर दें। जब तक ये सब हो रहा होगा करामेते भी कंप्लीट हो जाएगा और इन सब के बीच लीडर काकरू को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा जिसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल होगा। और फिर फर्क नहीं पड़ता कि पावर किसके हाथों में है, सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। उसके बाद हम नानपो क्योजी को देखते हैं। हाल कहता है, रेफरी नंबर 16 नानपो, इस मैच के रेफरी तुम रहोगे। और सासाओका ये देख के बहुत शौक हो जाता है, क्योंकि नानपो काकरू रेफरी है और उसे ये नहीं पता था, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी नानपो को सब कुछ बता रखा है अबाउट एल फाइल। खैर, हम वापस आते हैं सैट वर्सेस एसीआई पर, जहाँ पे सैट ने अपना आदमी चुन लिया था जिसका नाम था रांदो कोहे, एंड ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू सैट। मिज़ुए भी इसे देख के कहती है, तो वो आ गए प्राइवेट फ्यूनरल डिवीजन। सासाओका कहता है, जब तक तुम लोग जीतोगे तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एसीआई है, हम पुलिस हैं, हमें कम मत समझो। मिज़ुए रांदो से कहती है, वैसे तो मैं ही तुमसे लड़ना चाहती थी, लेकिन काकरू में एक बंदा है जो एकदम तुम्हारे जैसा है। एंड हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि जुइची है, याकू जुइची। एंड जुइची आते ही रांदो से कहता है, क्या हुआ बे, मरना है क्या? खैर, मिज़ुए सैट से पूछती है, तुम लोग कितने लोगों को भेजना चाहते हो? सैट कहती है, ऑफ कोर्स हम अपने सारे मेंबर्स को भेजना चाहते हैं। लेकिन फिर सासाओका इनसे कहता है कि नहीं, पहले एक बंदे को भेजो सिचुएशन को चेक करने के लिए। जीतने के लिए कंडीशन एकदम साफ है, या तो दोनों में से कोई एक लड़ने के हालत में ना रहे या फिर खुद ही सरेंडर कर दे। रूल्स की बात करें तो तुम में से कोई भी वेपन यूज नहीं कर सकता। लड़ाई शुरू होने से पहले जुइची रांदो से कहता है, मैंने सुना है प्राइवेट फ्यूनरल डिवीजन करके एक होर्डिंग हाउस है जिसमें बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। एंड इसके बाद फाइट होती है स्टार्ट और दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस थ्रो करते हैं। रांदो जुइची को हवा में उड़ा देता है, लेकिन जुइची आराम से लैंड करता है और रांदो पर एक ऐसा किक मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। जुइची कहता है, क्या हुआ, हवा निकल गई क्या? लेकिन तभी पीछे से मिज़ुए जुइची को संभलने के लिए कहती है, लेकिन ऐसा क्यों? हम देखते हैं तो ये एक कॉल उठाता है जिसपे हालू से कहता है कि प्राइवेट फ्यूनरल डिवीजन ने जुइची को हरा दिया है। ये सुन के सासाओका बहुत खुश था। खैर, इसके बाद हम मार्को वर्सेस योगो पर आते हैं। मार्को जानता था कि उसे कैसे भी करके योगो को हराना पड़ेगा। इसके बाद हम सातोरू वर्सेस उसोगी पर आते हैं, जहाँ सातोरू उसोगी को बहुत गंदी तरह से पीट रहा होता है। पहले उसका सर पकड़ के लोहे में मारता है, फिर नीचे गिराता है, और अगर इतना काफी नहीं था तो उसे सीढ़ियों से भी नीचे फेंक देता है। खैर, हम वापस आते हैं योगो वर्सेस मार्गो पर, जहां दोनों के बीच इंटेंस फाइट हो रही थी। इसके बाद हम फिर से सातोरू वर्सेस उसोगी पर आते हैं, जहां उसोगी इतनी मार खाने के बाद भी शांति से खड़ा था। वो फर्स्ट फ्लोर से निकल के यहाँ तक आया। उसके मन में जरूर कोई कारण होगा, लेकिन फिर भी उसके आगे जो बंदा खड़ा है उसकी आंखें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कह रही हो कि उसोगी की प्रेडिक्शन फेल हो चुकी है। उसकी आंखें, वो क्या कहती है ये बस उसोगी ही समझ सकता है। वो किसी दानव की आंखें, हालांकि किसी दानव की आंखें देखकर यह अनुमान लगाना कि उसके मन में क्या चल रहा है ये सच में बहुत मुश्किल है। जब वो अपने शिकार के नजदीक आता है उसकी आंखें शांत होती है, और अगर कोई उसकी आंखों में झांक ले तो उसका पूरा शरीर कांप जाता है। इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। ये तब का सीन है जब सातोरू ने फुकुरू को हराया था और उसका काकरू मेंबरशिप लिया था, और उसके बाद जो उसे चाहिए था वो उसोगी के पास था, और अभी उसे हासिल करने के लिए सातोरू उसोगी को हराने वाला है। हम देखते हैं सातोरू उसोगी का गला पकड़ लेता है। अपने आप को बचाने के लिए उसोगी खुद को आगे की तरफ फेंकता है, जिसके वजह से सातोरू भी अपना बैलेंस खो देता है। उसोगी कहता है,
हाँ मैं कमजोर हूँ, लेकिन मेरी लाइफ इतनी भी सस्ती नहीं है कि तुम उसे फ्री में ले लोगे। हम देखते हैं उसोगी और सातोरू दोनों सीढ़ियों से नीचे गिरने लगते हैं। गिरते हुए उसोगी सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी प्रेडिक्शन फेल हो चुकी है, क्या मैं इस मैच को हारने वाला हूँ। हम योगो वर्सेस मार्को पर आते हैं। मार्को कहता है तुम स्ट्रांग हो लेकिन काफी अनोइंग हो। योगो कहता है हम बस एक दूसरे को पकड़ रहे हैं और अब मेरी बारी है तुम्हें पकड़ने की। मार्को कहता है मैं इस गेम को खेल के थक चुका हूँ, चलो इसे खत्म करते हैं। तभी एक आवाज आती है रुक जाओ। ये लियो था। वो मार्को से कहता है कि तुम अकेले इस बंदे को नहीं हरा पाओगे, ये बंदा काफी खतरनाक है, उसे देखकर धोखा मत खाना। उसके बाद हम एक छोटा सा पास का सीन देखते हैं जहाँ हम सातोरू को रानको के कार में बैठा हुआ देखते हैं। सातोरू बता रहा था कि वो उसोगी को कैसे हराएगा और ये सब सुन के रानको बहुत खुश हो रही थी। दैट मींस कुरामा रानको भी सातोरू के साथ है। इसके बाद हम मार्को वर्सेस योगो पर आते हैं जहाँ लियो भी इस फाइट में कूद गया था एंड फिर वो अचानक से मार्को के फेस पर एक किक मारता है। अब जाहिर सी बात है अगर रानको सातोरू के साथ है तो लियो भी होगा और अगर लियो सातोरू के साथ है तो वो योगो के साथ भी होगा। दैट मींस लियो हैज बीन लाइंग टू मार्को ऑल द टाइम और अब इस चीज को मार्को भी समझ गया था। स्टिल वो लियो से पूछता है कि वो किसके साइड है। लियो कहता है सॉरी एंड फिर योगो और लियो दोनों मिलकर मार्को को पीटने लगते हैं, लेकिन मार्को भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो कहता है मुझे रास्ते से हटाना चाहते हो ना, कोशिश करके देख लो। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जो हमें बेसिकली कुरामा रानको के बारे में बताया जा रहा था कि वो कैसे 18 साल की उम्र में कुरामा गुमी की लीडर बन गई थी बिकॉज वो बहुत ज्यादा चालाक थी। एंड अकॉर्डिंग टू योगो रानको की पर्सनालिटी एक स्नेक की तरह है। अब जाहिर सी बात है इतनी छोटी उम्र में किसी याकुजा गैंग का लीडर बन जाना इज अ प्रीटी बिग डील। दैट शोज हाउ केपेबल रानको कुरामा इज। हमें एक दूसरे गैंग के बारे में भी बताया जाता है जिसका नाम चियोबी गुमी है और ये गैंग कुरामा गुमी की राइवल गैंग है। पहले तो उससे ज्यादा पावरफुल थी लेकिन रानको की वजह से कुरामा गुमी अब ज्यादा पावरफुल है। लेकिन रानको ने अकेले सब कुछ नहीं किया है। इस सांप के भी 2 दांत है और इन दांतों ने ही इस सांप की हर बार मदद की है और ये दांत और कोई नहीं बल्कि लियो और योगो है। हम ये भी देखते हैं कि पास्ट में रानको मार्को को भी कुरामा गुमी में जोड़ना चाहती थी लेकिन वो ये करने में फेल हो गई थी क्योंकि मार्को वहां से भाग गया था। एनीवेज हम वापस आते हैं मार्को वर्सेस लियो एंड योगो पे जहाँ पे मार्को कमाल का कमबैक करता है। वो अकेले योगो और लियो दोनों को उठा उठा के पटक रहा था। हालांकि लास्ट में वो दोनों स्टेबल हो जाते हैं। मार्को सोच रहा था कि अगर उसे उनका एक भी अटैक लगा तो वो सीधा मर जाएगा, ना तो वो इन दोनों को एक साथ फाइट बैक दे सकता है और ना ही तो डॉज कर सकता है। वो सोचता है पहले इन्हें एक दूसरे से अलग करना ही पड़ेगा। मार्को वहां से भागता है और एक जाली के ऊपर खड़ा हो जाता है और फिर उसे जो दिखता है उसे देख के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे जो दिखता है वो हमें पता चलेगा अगले पार्ट में। देखो मुझे पता है मैंने तुम्हें फिर से लटका दिया लेकिन 6 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं सरप्राइजिंगली और ये वीडियो भी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ी जल्दी आई होगी क्योंकि काफी छोटी है एंड हो सकता है अगली वीडियो आने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे तो लगता है भाई वीडियो 10 मिनट की भी नहीं बनी होगी। खैर देखते हैं। खैर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और स्टोरी को लेकर अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ सकते हो। और हाँ अगर मुझसे बातचीत करना है तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। I'm on my vibe, would you put the noise on the darkest I'm such you with them good you boys on the block bunny such you say I saw it so galak jape tu ke wage chuke employees ko kata